मित्र इंडिया टीवी चैनल के सारे ही दर्शकों को अभिवादन, साधुवाद, सप्रेम जय भीम और मंगल कामना। कोरोना का प्रकोप दिनों दिन भारत में बढ़ रहा है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ और तथागत गौतम बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि सारे दर्शक और साथ साथ सारे भारतीय इस महामारी के प्रकोप से बचे रहें, स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो। आज हम बातचीत करने वाले हैं गर्त में जाती हुई अर्थव्यवस्था, डूबती हुई अर्थव्यवस्था के संबंध में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। गर्त में जाती हुई अर्थव्यवस्था, इस विषय पर मैं दो भागों में आपसे वार्तालाप करना चाहूँगा। एक तो गर्त में जाती हुई अर्थव्यवस्था और उसी का दूसरा हिस्सा होगा केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी पर विवाद। बड़ा विवाद चालू है। आप सब लोगों ने यदि न्यूज़ देखते हो, पढ़ते हो या प्रिंट मीडिया पढ़ते हो तो ये देखा होगा, दोनों ही विषय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसलिए मैं दोनों ही विषयों पर आप लोगों से वार्तालाप करना चाहूँगा। मैं अपने वार्तालाप की शुरुआत नेल्सन मंडेला के एक कोटेशन से करना चाहता हूँ कि आम आदमी क्या चाहता है। नेल्सन मंडेला आम आदमी के नेता थे। 27 साल जेल में रहे, दक्षिण अफ्रीका को गोरों की सत्ता से मुक्त करने के लिए एक दिन का भी ब्रेक नहीं है। ऐसे नेल्सन मंडेला के एक सुविचार से, एक सुभाषित से मैं अपने वक्तव्य का आरंभ करना चाहता हूँ। वो कहते हैं, देयर आर 4 बेसिक थिंग्स द मास ऑफ पीपल विश फॉर। दुनिया के बहुतांश लोग अपने ज़िंदगी में 4 बातों की इच्छा व्यक्त करते हैं। उन्हें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ है टू लिव इन ए सेफ इन्वायरमेंट, सुरक्षित स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अवसर। टू बी एबल टू वर्क, ऐसा शरीर संपदा प्राप्त हो, स्वस्थ संपदा प्राप्त हो कि अपने और अपने परिवार के लिए प्रतिष्ठित आजीविका प्राप्त कर सके, प्रतिष्ठित आजीविका उनको मिल सके, ऐसी शरीर संपदा। टू हैव एक्सेस टू गुड पब्लिक हेल्थ, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। और आखिर में वो कहते हैं टू हैव साउंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी शिक्षा के अवसर होने चाहिए। 4 बातें, अच्छा पर्यावरण, स्वस्थ शरीर संपदा, आजीविका प्राप्ति के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी शिक्षा। आप सोच सकते हैं कि 57 साल की या जो 1950 से लेकर तो अभी 2020 70 साल के स्वतंत्रता के बाद भी आम आदमी को यह 4 चीज़ें मुहैया नहीं हो पाई हैं। कुछ दिन पहले 6 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं और एमआईएम के प्रमुख हैं। उनका एक कोटेशन आया था महाराष्ट्र टाइम्स में। वो कहते हैं चीन की सीमा पर प्रचंड तनाव है, चीन और भारत के बीच में प्रचंड तनाव है। ऐसा होते हुए भी चीन के बारे में नरेंद्र मोदी एक भी शब्द नहीं बोलते, चीन का नाम नहीं लेते। वो अपने राजवाड़े में, अपने निवास स्थान में मोर को चुग्गा खिलाने में, दाना खिलाने में व्यस्त हैं और देश की सुरक्षा की उनको कोई चिंता नहीं है। मैं ये बात अलग ढंग से रखना चाहूँगा आज के विषय के संबंध में। दुनिया में एक प्रचलित कहावत है इस संबंध में। वो कहावत ऐसी है कि जब रोम जल रहा था तब रोम का बादशाह, रोम का सम्राट नीरो फिडिल बजा रहा था। ये कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो रोम का सम्राट फिडिल बज रहा था। इसी तर्ज पर
जब देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, जब कोरोना महामारी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ रहा है, उत्तरी सीमा पर चीन की सेनाएं पीछे हटने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसी स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री बड़े ही प्रसन्न माहौल में मोर को दाना खिलाते हुए टीवी पर दिखते हैं और मोर भी बड़ा प्यारा उनके हाथ की इस तस्तरी में से दाना चुगता है और भाव विभोर होकर उनके सामने अपना नृत्य प्रस्तुत करता है। तो प्रधानमंत्री महोदय इस प्रकार से इस अर्थव्यवस्था के संबंध में, कोरोना के संबंध में और चीन के आक्रमण के संबंध में निश्चिंत हैं, क्योंकि अर्थमंत्री महोदय का विधान है ये तो सारी भगवान की लीला है। तो अब सारी भगवान की लीला है तो मोदी जी क्या कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में हाहाकार मचा हुआ है। 2020-21 यह आर्थिक वर्ष कहलाता है। 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 31 मार्च 2021 तक ये जो कार्यकाल है 12 महीने का, इसको आर्थिक वर्ष 2020-21 कहते हैं। इस वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल, मई, जून, पहली तिमाही में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था -23.9% घट गई है। ये कहा गया है और ये आंकड़े किसी प्राइवेट एजेंसी के नहीं हैं, किसी इंटरनेशनल एजेंसी के नहीं। मैं दोहराता हूँ, आर्थिक वर्ष 2020-21 इस आर्थिक वर्ष की पहली तिमाही अर्थात अप्रैल, मई, जून 2020 के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर -23.9 रिकॉर्ड की गई है और भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ने यह बात कही है, यह आंकड़ेवारी प्रस्तुत की है, स्टैटिस्टिक्स दिया है। और इस समस्या पर उस दिन के बाद प्रधानमंत्री, भारत की वित्त मंत्री, सारा ही मंत्रिमंडल चुप्पी साधे हुए हैं। माननीय अर्थमंत्री महोदय ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यह तो ईश्वर की करनी है, इट इज़ गॉड्स एक्ट, यह तो ईश्वर की लीला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की गर्त में जा रही अर्थव्यवस्था और सरकार की अबोध, समझ में नहीं आने वाली निष्क्रियता, चुप्पी के संबंध में हम आज बातचीत करने वाले हैं। सोमवार दिनांक 21 अगस्त 2020 केंद्र सरकार का सांख्यिकी विभाग घोषित करता है 2020-21 साल के पहले तिमाही में, अप्रैल, मई, जून, इस पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर -23.9, 24 पकड़ लीजिए, -24% दिखाई गई है, रिपोर्ट की गई है। 21 यह दर और फिर सारे साल का एक अनुमान लगाया गया है जिसके बारे में बातचीत करेंगे। तो पहली तिमाही है, सारे साल का मतलब 20-21 साल का अनुमान लगाया गया है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर -10% होगी। सोच लीजिए कि भारत के आम आदमी का आर्थिक भविष्य क्या होगा। अर्थव्यवस्था की दर जब नापी जाती हैं तो कुछ की इंडस्ट्रीज़ होते हैं, मूलभूत बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उद्योग होते हैं, जिनके विकास के आधार पर या जिनके परफॉर्मेंस के आधार पर यह विकास दर निश्चित की जाती है। इनमें फौलाद हैं, आयरन इंडस्ट्री, रिफाइनरी हैं, कोयला हैं, सीमेंट हैं, खनिज तेल हैं, प्राकृतिक वायु है, बिजली है। इन सारे उद्योगों को बेसिक इंडस्ट्रीज़ या की इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। इन सारे ही उद्योगों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। नकारात्मक सिवाय कृषि क्षेत्र से, यदि कहे
निर्मला सीतारामन, तो इसको भी भगवान की लीला कहिए। सिवाय कृषि क्षेत्र के बिना किसी सरकारी प्रयास के इस साल कृषि क्षेत्र +3.4 आर्थिक वृद्धि दर्ज करने वाला है, दर्ज करने जा रहा है। यह जो 23.9, इसके बाद में मैं इसको 24% कहूँगा, यह जो -23.9 वृद्धि दर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हमारे पीछे पीछे यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है, जिसकी विकास दर -20.4% है, फ्रांस -18 है, इटली -17.7 हैं, जर्मनी -11 हैं, जापान -10 है और अमेरिका -9.5 है। तुलना में भारत की विकास की दर -23.9 दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसका अर्थ भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक गर्त में जा रही है, ऐसा इसका अर्थ होता है। यह अर्थव्यवस्था की में जो गिरावट आई है, यह गिरावट फॉर्मल सेक्टर के आधार पर दर्ज की गई है। अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के सेक्टर्स माने जाते हैं। एक को फॉर्मल सेक्टर, औपचारिक क्षेत्र कहा जाता है, जैसे बड़े बड़े उद्योग व्यवसाय हैं, सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी उद्योग है, इनको फॉर्मल सेक्टर कहा जाता है। दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर होता है, जिसमें छोटे उद्योग, मझोले उद्योग, रेहड़ी करने वाले, डेली वेज अर्नर्स, ये सारा क्षेत्र जो असंगठित क्षेत्र कहा जाता है, अनौपचारिक क्षेत्र कहा जाता है, ये दो क्षेत्र। ये जो वृद्धि दर बताई गई है, ये फॉर्मल सेक्टर पर आधारित है। अर्थशास्त्र के ज्ञाता, अर्थव्यवस्था के ज्ञाता ये कहते हैं कि यदि इनफॉर्मल सेक्टर को भी जोड़ा जाए तो आर्थिक वृद्धि में गिरावट इससे भी ज़्यादा होने की संभावना है, जो अधिक भयावह होगी, जो अधिक भयावह होगी, ऐसी संभावना है। सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट आने से पहले 2019-20 साल के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वर्ष समाप्ति के बाद। यह रिपोर्ट क्या कहती हैं? रिपोर्ट इस प्रकार से, रिपोर्ट में पहला सेंटेंस है या प्रेस की कमेंट है कि सरकार 19-20 साल में अर्थव्यवस्था में वृद्धि पर जो आशावादी थी, सरकार जो आशावाद प्रस्तुत की जा रही थी, आरबीआई की रिपोर्ट में वह आशावाद धराशायी हो गया है, धराशायी हो गया, ऐसा बताया गया है। दूसरा, उद्योग एवं नागरिक केवल अनावश्यक खर्च टाल रहे हैं, ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था गिरती है, जब अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है, तो स्वाभाविकतया उद्योग अपना निवेश कम करते हैं और आम आदमी, छोटा हो बड़ा हो चाहे जो भी हो, वह भी अपने खर्च में कटौती करते हैं। मगर खर्च में कटौती कौन से खर्च में होती हैं? जिनको उद्योग भी और आम आदमी भी अनावश्यक मानता है, जरूरी नहीं समझता, पहले उसमें गिरावट होने लगती हैं, वो खर्च कम किए जाते हैं। परंतु यह संकट इतना बड़ा है कि सिर्फ अनावश्यक खर्च ही कम नहीं किया जा रहा है, आवश्यक खर्च भी नहीं किया जा रहा है, आवश्यक खर्च भी नहीं किया जा रहा है, आम आदमी भी नहीं कर रहा और उद्योग भी आवश्यक होते हुए भी खर्च नहीं कर रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे हैं, नौकरियों में कटौती कर रहे हैं, वेतन में कटौती कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था इतने बड़े संकट में है कि आवश्यक ही नहीं, अनावश्यक ही नहीं, आवश्यक खर्च भी कम किया जा रहा है। आम आदमी को समझ में आने के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। जिनके हाथ में पैसा है, जिनके हाथ में पैसा नहीं है, वो तो खर्च करेंगे नहीं, अनावश्यक तो छोड़ दीजिए, आवश्यक भी खर्च नहीं करेंगे।
करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है। इस अर्थव्यवस्था ने उनके हाथ में कुछ रखा ही नहीं है। रोजगार नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार भी दे नहीं रही है। परंतु जिनके हाथ में पैसा है वो भी खर्च नहीं कर रहे हैं। और आरबीआई कहती हैं कि कल की चिंता में खर्च नहीं कर रही है। कल क्या होगा? आज खर्च कर देंगे तो कल क्या होगा हमारा? इसलिए कल की चिंता में जिनके हाथ में पैसा है वह भी खर्च नहीं करना चाहते। कैसी विकट अवस्था हो गई है। भारत में लोग पर्यटन को जाते थे, हर संडे को होटल में खाना खाने जाते थे, परिवार के साथ घूमने जाते थे, आइसक्रीम पार्टीज होती थी। आज कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग ये तो छोड़ दीजिए, मगर कहाँ कहाँ खर्च कम कर सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं। बचा के रखो, कल को काम आएगा। इस स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच गई है। वैसे तो जुलाई 2000 सरकार कहती हैं कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था संकट में आ गई है। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई है। यदि थोड़ी भी समझ हम लोगों को हो, थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो सरकार का यह दावा झूठ है ऐसा कहा जा सकता है। सारे ही प्रूफ्स उसके लिए अवेलेबल है। जुलाई 2019 से ही अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की जा रही थी। 2019 से सरकार कभी हाँ नहीं बोलेगी इसको, सरकार कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सरकार कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहती। यह इस सरकार का सिर्फ स्वभाव नहीं, धर्म बन गया है। स्वभाव नहीं, धर्म बन गए। जुलाई 2019 से ही अर्थव्यवस्था मृत्यु के मार्ग पर चल पड़ी थी। जुलाई मृत्यु के मार्ग पर चल पड़ी थी। जून 2019 तक उसमें कुछ जान जरूर थी। यदि उस समय कुछ उपाय किए जाते तो शायद अर्थव्यवस्था में जान कायम रहती, परंतु जुलाई से आगे कोई उपाय नहीं किए गए। इसलिए जुलाई के बाद में अर्थव्यवस्था मृत्यु पंथ को लग गई है, मृत्यु की ओर जा रही है ऐसा कहा जाता है। ऐसी स्थिति में लोग आवश्यक अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था में जान नहीं पड़ेगी। अर्थव्यवस्था तब जिंदा रहती है तब लोग खर्च करते हैं और उद्योग व्यवसाय में निवेश होता है। यह अर्थव्यवस्था की जान है, यह अर्थव्यवस्था का प्राण है। लोग खर्च करते हैं और उद्योग में व्यवसाय में निवेश होता है, कृषि में निवेश होता है तो अर्थव्यवस्था में जान पड़ती है। लोग खर्च नहीं करेंगे, उद्योग में निवेश नहीं होगा, व्यवसाय में निवेश नहीं होगा, व्यवसाय बंद पड़ेंगे, रोजगार चले जाएगा, आजीविका छीनी जाएगी तो अर्थव्यवस्था में जान पड़ने की संभावना दुर्लभ हो जाती है, क्षीण हो जाती हैं। अर्थव्यवस्था में जान डालनी है तो मार्केट में मांग बढ़नी चाहिए। मार्केट में मांग बढ़नी चाहिए। मांग बढ़नी है तो आम आदमी के हाथ में पैसा आना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मांग बढ़नी है तो आम आदमी के हाथ में पैसा आना चाहिए। बड़ा ही ढिंढोरा पीटा गया था कि 20 लाख करोड़ का पैकेज मोदी सरकार ने दिया है। 20 लाख करोड़ का पैकेज, हाँ 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने के लिए। जब स्टैटिस्टिक्स पढ़े गए तो ऐसा लगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का यह सिर्फ 1.7% था। दुनिया में अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने के लिए विकसित देशों में अर्थव्यवस्था के 20% और विकसनशील देशों में 5% तक
पैकेज घोषित किए गए हैं और वह भी डायरेक्ट। लोगों को रोजगार मिले, लोगों के हाथ में पैसा जाए, इसके लिए डायरेक्ट मांग बढ़ाने पर जोर दिया गया दुनिया में, भारत में नहीं। मांग, हाँ ये कहा जाता है, सरकार तो कहेगी ही कि भाई जो प्रवासी मजदूर थे उनको 8 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में अनाज दिया, सिर्फ उतना छोड़ दीजिए। कुछ लोगों के खाते में 2000 रुपया जमा कर दिया, उतना छोड़ दीजिए। बाकी पैकेज में, मार्केट में मांग बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक उदाहरण दिया जाता है, इसको आप बड़े लाइटली भी ले सकते हैं कि दुनिया के अर्थ मंत्री कैसे सोचते हैं। इंग्लैंड का जो अर्थ मंत्री हैं उनका नाम है ऋषि सुनाक, भारतीय मूल के हैं और मेरा ख्याल है नंदन नीलकेनी जी के जमाई राजा है। भारतीय मूल के हैं जो इंग्लैंड के अर्थ मंत्री हैं। उन्होंने अनेक उपाय किए हैं, अर्थव्यवस्था में जान बनी रही है इसलिए, लोगों का रोजगार बना रहे इसलिए, लोगों के हाथ में पैसा है, डॉलर आए इसलिए। वहाँ तो पैसा है नहीं, वहाँ तो डॉलर होगा। उन्होंने एक छोटा सा जो किया है वो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा लोगों को कि आप होटल में जाकर खाना खाइए। क्या कहा लोगों को? होटल में जाकर खाना खाइए, आपके खाने का जो भी बिल आएगा उसका आधा पैसा सरकार देगी। क्या कहा उन्होंने? होटल में जाकर खाना खाइए, उसका जो भी बिल आएगा उसका आधा पैसा सरकार देगी। इसके चलते लोग होटल में जाना शुरू हो गए, होटल चलने लग गए और 18 लाख होटल के कर्मचारियों का रोजगार बच गया। 18 लाख कर्मचारियों का रोजगार बच गया सिर्फ एक छोटे से उपाय से। हमने क्या किया? हमने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया सिवाय कुछ लोगों को मुफ्त में अनाज देने के और कुछ लोगों के खाते में 2000 रुपये जमा करने के। भूल भी गए हम लोग उसको, सरकार भी भूल गई, हम भी भूल गए। जब ये 23.9 का आंकड़ा आ गया तो सरकार कैसे कह सकती हैं कि हमने भाई 8 करोड़ लोगों को अनाज दिया, ये दिया, वो दिया, क्योंकि सरकार इस स्थिति में नहीं है। यूरोप और अमेरिका में इसी प्रकार से मांग बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। रोजगार बचा रहे, रोजगार मिलता रहे। जिनको रोजगार मिलने की संभावना नहीं है, जिनका रोजगार चले गया है, उनको भी कुछ मिले, इसलिए डायरेक्ट पेमेंट किया गया है और इसीलिए आज उनकी अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट कम नज़र आती है। भगवान की दया से नहीं, गॉड की मेहरबानी से नहीं, उनके अपने प्रयासों से अर्थव्यवस्था में गिरावट कम महसूस होती है। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। कभी मैंने पढ़ा था जॉन मेनार्ड कीन्स का नाम। बाबा साहब भी जॉन मेनार्ड कीन्स का उल्लेख करते हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स की एक थियोरी का बाबा साहब ने विरोध भी किया था। बाबा साहब ने कहा था कि मैं इसको नहीं मानता। उस जॉन मेनार्ड कीन्स का मैं अलग संदर्भ में उदाहरण देना चाहता हूँ। पहले महायुद्ध के बाद जब अर्थव्यवस्था में बड़ी मंदी आई, यूरोप की अर्थव्यवस्था संकट से गुजर रही थी, तब उन्होंने कहा था कि भाई अब सरकार का काम है डिग द पिट एंड फिल द पिट। खड्डे खोदो और खड्डे भरने का काम लोगों को दो, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और अर्थव्यवस्था में जान फूकी जाएगी। आम आदमी के हाथ में जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक मांग नहीं बढ़ेगी और मांग नहीं बढ़ेगी तब तक अर्थव्यवस्था में जान नहीं आ सकती। आरबीआई के साथ सारे ही अर्थशास्त्री, एक्सक्लूडिंग दोज, उनको छोड़कर जो मोदी के भक्त हैं, जो मोदी की कृपा दृष्टि चाहते हैं और जो नीति आयोग में बैठे हैं, नीति आयोग में बैठे हैं या आरबीआई में बैठे हैं, अभी आरबीआई भी बोलने लग गई हैं, उनको छोड़कर सारे लोगों ने कहा है कि जो पैकेज दिया गया था वह सप्लाई साइड पर था, डिमांड साइड पर नहीं था। डिमांड बढ़ाने के लिए नहीं था, सप्लाई बढ़ाने के लिए दिया था। चाहे कृषि में हो
चाहे छोटे मंझोले उद्योग में हो चाहे बड़े उद्योग में हो, पैकेज इसलिए था कि आप बैंक से लोन लीजिए, हम गारंटी देते हैं। इसको कहते हैं सप्लाई साइड। आप बैंक से लोन लेते हैं, ले लीजिए, हम गारंटी देते हैं, और बैंक को कहा गया कि लोन दीजिए आप, गारंटी हम लेते हैं। इसको सप्लाई साइड कहते हैं। कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने लिया ही नहीं, कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने लिया ही नहीं, और जिन्होंने लिया उन्होंने निवेश नहीं किया, निवेश नहीं किया, अपने पुराने कर्जे के भुगतान में खर्च कर दिया, निवेश नहीं किया उन्होंने। और इसीलिए आरबीआई कहती हैं कि भाई इन उपायों से अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित होने की संभावना नहीं है। सरकार को आगे आना होगा और सरकार को खर्च करना पड़ेगा। जब तक सरकार खर्च नहीं करेगी, आम आदमी की भलाई नहीं चाहेगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आरबीआई कहती हैं और भी कहती हैं, अगली तिमाही में, जुलाई से सितंबर तक की तिमाही में अर्थव्यवस्था और भी गर्त में जाने की संभावना है। सावधान रहिए, अर्थव्यवस्था और भी गर्त में जाने की संभावना है। मैं रोज़ न्यूज़पेपर में देखता हूँ शेयर बाजार, शेयर मार्केट, इतना उछाल आ गया, उतना उछाल आ गया, ये हो गया, वो हो गया। आरबीआई कहती हैं कि भाई यह बुलबुला है, कब फटेगा मालूम नहीं, कब फटेगा मालूम नहीं। इसके आधार पर अर्थव्यवस्था का मूल्यमापन मत कीजिए, इसके आधार पर अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन मत कीजिए। मोदी सरकार के बैड बुक में है, परंतु फिर भी भारतीय होने के नाते, भारतीय मूल के होने के नाते भारत की चिंता करते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था पर कभी कभी बोलते भी हैं। नाम आपको परिचित है, रघुराम राजन। रघुराम राजन रिजर्व बैंक के गवर्नर, सफल असफल आप सोचिए, परंतु उसको मोदी सरकार के राज में उनको दूसरी टर्म नहीं मिली, दूसरी टर्म नहीं मिली। वो क्या कहते हैं,